विधानसभा। विधानसभा का नाम जहन में आते ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर विधानसभा में क्या होता है और विधानसभा में जिन संसदीय शब्दों का प्रयोग होता है उन संसदीय शब्दों के आखिर मायने क्या हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। आज हमारे साथ हैं पूर्व विधानसभा के प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी जी। उनसे ही समझते। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, विधानसभा का जहन में एक सवाल आता है तो आम लोगों के मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि ऐसा लगता है कि मानो वो उनसे अनभिज्ञ हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि विधानसभा में आखिर होता क्या है। देखिए, विधानसभा में जो होता है, विधानसभा एक बात हमको समझ लेना चाहिए कि विधानसभा गठित कैसे होती है जी, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या है और उसके काम क्या है, फिर अपन उस पर आते हैं। तो मेरा कहना इसमें ये है, देखिए क्या है, जैसे चुनाव हो रहे हैं आज यूपी में या 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, तो ये विधानसभा गठित होंगी, नई, पुरानी खत्म होगी, नई आएगी। तो इसका एक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि पुरानी विधानसभा का राज्यपाल या संसदीय कार्यवाह के माध्यम से उसका विघटन करेंगे, मतलब उसको खत्म करेंगे, और फिर चुनाव आयोग नई विधानसभा के गठन के लिए अपनी अधिसूचना जारी करेगा कि साहब ये चुनाव हमारे हो गए और इनको हमने निर्वाचित किया। वो सूची की पूरी विधानसभा में आएगी कि साहब ये चुने गए, उनको शपथ दिलाई जाएगी और वो विधानसभा काम करना शुरू करेगी जी। ये तो एक प्रक्रिया हो गई जी। अब विधानसभा चली जी। तो विधानसभा का मूल काम क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान बनाने का काम जी। कानून बनाने का काम प्राथमिक रूप से विधानसभा का है। जितने भी प्रदेश में कानून बन रहे हैं, जितने भी कानून लागू हैं, वो विधानसभा द्वारा पारित हैं। विधानसभा द्वारा पारित माना क्या? जनता द्वारा पारित। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ये तय करते हैं कि हमारे जनता के लिए क्या हित में है, उस हिसाब से कानून बनते हैं, उसके हिसाब से नियम बनते हैं, नियम के हिसाब से फिर प्रशासकीय आदेश वगैरह निकलते हैं, नीतियाँ बनती हैं और उस हिसाब से काम। जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है सर, तो उसमें एक दैनिक कार्य सूची दी जाती है। हाँ। उस दैनिक कार्य सूची में क्या समाहित होता है? दैनिक कार्य सूची, जैसे देखिए कोर्ट में जैसे काज लिस्ट होती है, ऐसे ही एक दिन पहले हमारे यहाँ विधानसभा की काज लिस्ट निकलती है जिसको दैनिक कार्य सूची कहते हैं। उसमें सब लिखा रहता है कि प्रश्नकाल होगा, फिर उसमें जो भी शासन में जो अध्यादेश जारी हुए, जो आपके गजट नोटिफिकेशन जारी हुए, तो ऐसे जितने भी गजट नोटिफिकेशन जारी होते हैं वो सब जनता की जानकारी के लिए पटल पे रखे जाते हैं जी। पटल पे रखने का मतलब यही होता है कि ये भी आम हो गया, ये किसी को भी दिया जा सकता है, कोई भी देख सकता है, विधानसभा में आकर के भी देख सकता है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसमें देख सकता है, जीएडी की वेबसाइट में देख सकता है। तो इस तरीके से उसको आम आदमी को सब कुछ मालूम होना चाहिए। ये उसका जो है उद्देश्य होता है। हाँ। विधानसभा का जब सत्र शुरू होता है तो सबसे पहले आता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में दो चीजें आती हैं, एक तारांकित प्रश्न और एक अतारांकित प्रश्न। ये दोनों भी समझना चाहेंगे आपसे। तारांकित अतारांकित में बेसिक फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रश्न तो प्रश्न ही है। ये प्रश्न जो है यही विधानसभा के कार्रवाई की रीढ़ है। तारांकित प्रश्न वो होता है जिसको टेक्निकल भाषा में तारांकित कहते हैं, जिसको स्टार्ट क्वेश्चन कहते हैं। इसलिए कहते हैं उसको कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको लगे। जैसे एक विधायक को एक सिटिंग में, जैसे इस विधानसभा में मान लीजिए 10 सिटिंग है या 15 सिटिंग है, तो एक सिटिंग में एक जो मेंबर है वो 4 प्रश्न दे सकता है, 2 तारांकित 2 अतारांकित। तो तारांकित प्रश्न वो जिसको वो ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है, जिसकी जानकारी आने पर वो अतिरिक्त जानकारी चाहता है, अनुपूरक जानकारी चाहता है, सप्लीमेंट्री पूछना चाहता है, मतलब उसमें हम और पूछना चाहेंगे क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी जो जानकारी आएगी इसके आधार पर हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे। उसको कहते हैं तारांकित। तो तारांकित के फार्म हम लोगों ने एक टेक्निकली कर दिया है कि इसका लाल फार्म होगा, इसका ब्लैक फार्म होगा। एक ऐसा कोई कानून में नहीं है, लेकिन उसको फर्क दिखाने के लिए तो तारांकित उसने दे दिए। तारांकित का उत्तर आ गया, अगर वो लॉटरी में आ गया तो वो उसको। ये लॉटरी सर क्या होती है? लॉटरी भी ऐसी होती है। क्या होता है कि हमारा जो नियम है, देखिए जो नियम है हमारी नियमावली है, ये नियमावली है हमारी, प्रक्रिया तथा नियमावली। अब ये नियमावली भी संविधान के तहत बनी है। अनुच्छेद जो 208 है संविधान का, उसके तहत ये नियमावलियाँ बनाते हैं। इस नियमावली से पूरा विधानसभा चलती है। तो इस नियमावली में ये है कि एक प्रश्नकाल होगा 1 घंटे का। अब 1 घंटे का प्रश्नकाल होगा तो 1 घंटे में एक विधायक को जब 4 प्रश्न देना है तो 231 विधायक है, तो 800 क्वेश्चन आ गए या 700 आ गए तो क्या करें? तो 1 घंटे में निपटाना है। तो उसने नियमावली ने यह तय कर दिया कि साहब नियम अनुसार जो है 25 क्वेश्चन हम 1 घंटे में लेंगे। अब उन 200 क्वेश्चन आए हैं उस दिन के लिए, या 100 आए हैं या 300 आए हैं, तो उससे 25 का तय कैसे हो? तो उसकी लाठी डाली जाती है। लाठी विधायक डालते हैं, विधायकों को बुलाया जाता है, लाठी निकालते हैं, उसमें से 25 प्रश्न निकालेंगे। तो 25 प्रश्न में 1 2 3 4, जैसे मान लीजिए 200 नंबर का प्रश्न पहले नंबर पे आ गया,
लाटरी है वो, तो कुछ भी कोई नंबर आ सकता जी। है। तो लाटरी विधायक डालते हैं। और हमने एक बहुत अच्छी बात कर दी है आजकल, जो आम पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए जी कि सारी लाटरी, जी सारी कार्यसूची, सारी प्रश्नावली, सारी प्रश्न सूची वेबसाइट पर डालते हैं हम लोग, www.mpviधानसभा.nic.in। इसमें आप कोई भी आम आदमी देख सकता है उसमें कि आज की कार्रवाई में क्या हुआ। जी प्रश्न सूची भी देख लेगा, कार्यसूची भी देख लेगा, और उसमें जो चर्चा हुई वर्बटिम शब्दशः जो कार्रवाई हुई वो भी डालते हैं। तो वो आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, कोई आम आदमी देख सकता है कि भाई इस प्रश्न पे क्या चर्चा हुई। एक और शब्द आता है सर इसमें, विलोपित करने का। जैसे कभी कोई बहस हो रही है या कुछ चीजें हो रही हैं तो विधानसभा अध्यक्ष अपनी आसंदी से बोल देते हैं कि इन सबको विलोपित कर दिया जाए। जो संसदीय होता है, जो विधानसभा की आसंदी के निर्देश के विपरीत होता है, तो फिर अध्यक्ष जी उसको कंट्रोल करने के लिए अनुशासन के तहत एक तो विलोपन कर देते हैं। मतलब वो चीज़ जो उसने कही है, चाहे वो संसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है या उसका आचरण जो है मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है, तो वो कहते हैं भाई ठीक है इसको विलोपित करो। विलोपित करो माना विलोपित अगर कर दिया उसको तो कार्रवाई का अंग नहीं बनेगा। कार्रवाई का अंग नहीं बनेगा तो किसी भी प्रेस से ये अपेक्षा नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, कि भाई आप उसको छापोगे नहीं, फिर आपको उसको छापना नहीं है। अदरवाइज जो कार्रवाई छप रही है, जो चल रही है, उसको छापने का आपको अधिकार है। उसमें भी संविधान ने आपको प्रोटेक्शन दिया है। अनुच्छेद 361 है जो आपको प्रोटेक्शन देता है, प्रेस को प्रोटेक्शन देता है कि जो कार्रवाई चल रही है अगर आप उसके अनुसार आप छापते हो तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आप उस कार्रवाई को जो विलोपित अंश है अगर आप छापते हैं वो आपत्तिजनक है तो फिर वो विशेषाधिकार हनन का। ध्यान आकर्षण की बात भी होती है। ध्यान आकर्षण में सर क्या कुछ विशेष होता है? ध्यानाकर्षण देखिए क्या होता है, ध्यानाकर्षण हो चाहे स्थगन हो या प्रश्न हो जी, प्रश्न तो प्रश्न है कि प्रश्न जो हम पूछेंगे आप वो बताइए। ठीक। ध्यानाकर्षण में मेंबर बताता है कि ऐसा हो गया, सार्वजनिक हित की कोई भी मामला है, जैसे फसल बर्बाद हो गई, किसी के साथ कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, कहीं अतिवृष्टि से नुकसान हो गया, मतलब जो भी सार्वजनिक हित का लोकहित का मामला होता है वो मेंबर बताता है कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है, ये लोकहित का मामला है, इस पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उसने वो सूचना दे दी। सूचना देने के बाद सचिवालय उसको एग्जामिन करता है, अध्यक्ष उसको तय करता है कि हाँ भाई ये मामला गंभीर है, सार्वजनिक हित का है और इसका जवाब सदन में आना चाहिए। तो वो उसको लिया जाएगा, वो कार्य लिस्ट में आएगा, दैनिक कार्यसूची में आएगा, उसमें आएगा, वो उसको उसी क्रम से उसको लिया जाएगा, शासन का जवाब आएगा, फिर उस पर प्रश्नोत्तर होगा, मतलब उसका समाधान होगा। स्थगन सर? स्थगन भी यही है। स्थगन क्या है? स्थगन ज़्यादा गंभीर मामलों में आता है और सामान्यतः वो जो है प्रतिपक्ष के लोग लाते हैं। तो उसमें स्थगन में क्या होता है कि उसमें वो स्थगन कभी भी कार्यसूची का अंग नहीं बनता। स्थगन ऐसा होता है जो बहुत ही गंभीर बात ऐसी कोई एकदम से हो गई जो तुरंत कार्रवाई को रोक करके और उस पर चर्चा होना चाहिए। जैसे अचानक आज ऐसी आंधी आई, कई किसानों की फसल उजड़ गई, अब टाइम नहीं है, अब हम आज ध्यानाकर्षण देंगे, आज प्रश्न देंगे, प्रश्न 25 दिन पहले दिया जाता है, तो 25 दिन पहले तो अब टाइम तो है नहीं, कल तो विधानसभा खत्म हो रही है या 4 दिन बाद खत्म हो रही है। तो ऐसे गंभीर मामलों में जो प्रदेशव्यापी हों, जो गंभीर है, जिसका असर प्रदेशव्यापी जाता है, वो तुरंत वो स्थगन की सूचना देता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, 17 जिलों में, 15 जिलों में, 20 जिलों में जो है फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है, किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया, उसको तुरंत राहत की जरूरत है। तो उसका आशय होता है कि स्थगन माना कार्रवाई को रोक करके इस विषय पर चर्चा कराई, इस विषय पर चर्चा कराई, इतना गंभीर है ये मामला। तो वो जब देता है उसको एग्जामिन करते हैं। तो कई बार स्थगन, जैसे सवेरे हम लोग जो है स्थगन 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक लेते हैं। तो जैसे 9 बजे तक आ गया और मामला गंभीर है तो 10:30 या 11 बजे जब भी विधानसभा शुरू होगी तो उसको लिया जा सकता है। प्रश्नकाल के पहले विधायक सर कोई क्वेश्चन लगाते हैं, सचिवालय जानकारी कैसे कलेक्ट करता है विभागों से? क्योंकि वो बहुत एक सीमित समय होता है कि या फिर आप कोई ऐसी अधिसूचना जारी करते हैं कि अब ये प्रश्नकाल के लिए प्रश्न दे दिए जाएं, आमंत्रित करते हैं? जो प्रक्रिया है देखिए बहुत सेट प्रक्रिया है। प्रश्नकाल के लिए हम विधायकों से कम से कम 25 दिन पहले प्रश्न लेते हैं। जैसे आज के लिए अगर डेट लेना है, जैसे आज अपन 2 तारीख में खड़े हुए हैं, तो 25 दिन पहले उससे सूचना लेंगे प्रश्न की। वो प्रश्न जाएगा विभाग को, प्रश्न आएगा, अध्यक्ष जी उसको एग्जामिन करेंगे, अध्यक्ष उसको अप्रूव करेगा, जो अप्रूव हुआ वो विभाग को जाएगा, विभाग उसकी जानकारी कलेक्ट करेगा जी, फिर वो हमको देगा, फिर हम उसको प्रेस भेजेंगे प्रश्न सूची छपने के लिए, 4 दिन वो लेते हैं, फिर छप के आएगा, हम उसको देखेंगे कोई गलती तो नहीं है, उसमें कोई शुद्धि तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं छप गया है, प्रिंट तो गलती नहीं हो गया है। फिर वो उसके बाद हम जो है एक दिन पहले जिस दिन प्रश्नकाल है उसके एक दिन पहले हम उसको विधायकों को बांट देंगे ताकि वो अपना प्रश्न देख ले और अपनी चर्चा जो उसको करना है वो करे, सभी देखें, वो आम जनता भी देख सकती है। वो मैंने कहा ना आपको वेबसाइट पे भी हम डाल देते हैं। क्योंकि कभी कभी हम अधिकारियों से सुनते हैं ना, जैसे कहीं ऑफिस में जाते यार वो विधानसभा का वो आ गया, उसका भी जवाब भेजना है। तो ये बड़ी संख्या में प्रश्न आते हैं। एक जैसे अभी बजट सत्र आने वाला है तो उसमें 4 से 5 हज़ार प्रश्न आएंगे जी, सभी विभागों से संबंधित रहते हैं,
तो सभी को जानकारी कलेक्ट करना है। क्या होता है, जैसे हम मंत्रालय को भेजते हैं, मंत्रालय डायरेक्टरेट को भेजेगा या कमिश्नरी को भेजेगा, नीचे कलेक्टर को जाएगा, नीचे से ही फिर ऊपर ऐसे ही आ गया, पूरा नीचे, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर आता है, तो टाइम लगता है। तो हम 12 से 14 दिन जो है विभाग को देते हैं। हाँ, शून्यकाल क्या होता है सर? शून्यकाल ऐसा देखो कोई भी इसमें हमारे नियमावली में कुछ नहीं है इसमें। शून्यकाल वो शून्यकाल है, बोलचाल में आ गया है। क्या होता है, जैसे प्रश्नकाल खत्म होता है, अब किसी ने स्थगन दिया है, किसी ने ध्यानाकर्षण दिया है, किसी ने विशेषाधिकार की सूचना दी है, किसी ने कोई और सूचना दी है, कोई प्रस्ताव लाना चाहता है, कोई संकल्प लाना चाहता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारे यहाँ हैं। तो वो उसकी जानकारी चाहते हैं कि हमारे उसका क्या हुआ, हमारे स्थगन का क्या हुआ, हमारे ध्यानाकर्षण। तो जैसे ही प्रश्नकाल शुरू होता है और नेक्स्ट फेज शुरू होता है, लोग खड़े जाते हैं, साहब मेरे स्थगन का क्या हुआ, मेरे प्रश्नकाल का क्या हुआ, मैंने प्रश्न दिया था उसका क्या हुआ, मेरे स्थगन का क्या हुआ, मैंने ब्रेल दिया था, वो अधिकारी ने हमारे साथ बहुत मिसबिहेव किया, उसका क्या हुआ। तो वो जो पीरियड है, जो एक फेज खत्म होने के बाद दूसरा फेज शुरू होने के पहले जो ये 5-7 मिनट 10 मिनट का जो मामला रहता है, ये शून्य में चलता है, मतलब इसका कोई नियम नहीं है। तो उसका बोलचाल में भाषा में तो शून्यकाल कहने लग गया अपन। अच्छा, ये है शून्यकाल। तो उसमें उसका दर्ज जी कहते हैं कि भाई आपका मैं देख रहा हूँ, मैंने देख लिया, मैं आपको कल ले लूंगा और सुन, या आप मेरे कक्ष में आइएगा, मेरे से बात करिएगा, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा। ऐसा जब कोई दो पक्षों में बहस होती है, सत्ता पक्ष के मंत्रियों में खासकर और विपक्ष के सदस्यों में, तो ये इस विपक्ष में कभी कभी शोर शराबा भी होने लगता है, वो गर्भगृह में पहुंच जाते हैं, कहते हैं गर्भगृह में जाकर प्रदर्शन किया। तो सर ये गर्भगृह क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध की एक प्रक्रिया है, गर्भगृह में आना भी एक प्रक्रिया है, विरोध दर्ज करने की अपना। एक्चुअली गर्भगृह को समझना चाहिए, वो होता है, बताता हूँ जी। ये एक प्रक्रिया है और एक बहिर्गमन की प्रक्रिया है। दोनों प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, जैसे आपने किसी बात पे विरोध प्रकट किया कि भाई हम इससे सहमत नहीं है, ये गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही है, सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए प्रतिपक्ष होता है। और ये प्रश्न, ध्यानाकर्षण, स्थगन, ये सरकार की जवाबदेही के लिए ही है। हमारा जो अनुच्छेद 164(2) है, वो ये कहता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो कैसे उत्तरदायी होगा? तो उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस तरीके से तय किया गया कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसमें मामले में क्या कर रहे हो, हम ध्यानाकर्षण ला सकते हैं, इस मामले में आपसे कार्रवाई करिए। हर चीज में तुम्हारी जवाबदेही तय करने का मतलब जनता के प्रति जवाबदेह है सरकार। तो जनता के प्रति आपसे हर चीज पूछेंगे। अगर एक पैसा हमने दिया है तो आपने कहाँ खर्चा किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, दिया तो क्या किया बताओ, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तुमको दिया गया था तो तुमने खर्चा क्यों नहीं किया। हर चीज का पूछा जा सकता है उसमें। तो ये जवाबदेही का सिद्धांत है। तो उसको उसमें जब सरकार का जवाब से वो संतुष्ट नहीं होता है, या तो बहिर्गमन करता है या वो गर्भगृह में आके अपनी बात रखने की कोशिश करता है, जो कि ठीक तो इसका कोई अलग महत्व होता है क्या? गर्भगृह में आने से क्या है कि सरकार, देखिए क्या है, वह तो कुछ नहीं होता है, गर्भगृह में आना उचित नहीं माना जाता, टाइम खराब होता है, लेकिन गर्भगृह में आने से दो फायदे उसके होते हैं। एक तो ये सरकार का ध्यान आकर्षित होता है कि भाई मामला गंभीरता से ले रहे हैं लोग, इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक दूसरा, प्रेस और मीडिया का भी आकर्षण होता है। प्रेस को और जनता को भी ये जचता है कि भैया आज हमारे क्या होता है। देखो, अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारा MSD कॉलेज है, हमारे एक घटना हुई, जैसे अंबिकापुर में घटना हुई, मैं बताऊँ, एक कैंपस में लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वो वहीं उसकी डेथ हो गई। अब मेरा कहना यह है कि कैंपस में गाड़ी चली तो कैंपस में गाड़ी गई कैसे, कोई आवारा लोग गए कैसे, तो रोष होता है। रोष का प्रदर्शन हंस हंस के नहीं किया जा सकता, रोष का प्रदर्शन, रोष दिखना चाहिए। तो वो रोष दिखाने के लिए भी, और वास्तविक रूप से भी जब वो पीड़ित होते हैं तो कहते हैं भाई आप इसमें कार्रवाई नहीं होना चाहिए, इसमें कार्रवाई आप नहीं करिए, इसमें समिति बनाइए। तो जैसे अंबिकापुर की बात मैं कर रहा हूँ, तो अंबिकापुर मामले में जब वो गर्भगृह में आए, धरने पे बैठे, तो अंबिकापुर मामले में एक कमेटी बैठी, विधायकों की कमेटी बनाई गई, जिसने वहां जाके जांच की और उसको सही पाया, और उस जो जिसने ये घटना की थी उसको सजा हुई। तो क्या है, जब आपकी गंभीरता होती है तो सरकार भी उतनी ही गंभीर होती है। अटेंशन के लिए है, कुल अटेंशन के लिए है, कभी कभी उसका फिर दुरुपयोग भी होता है, लेकिन कुल मिलाकर के जनता का भावनाओं को सही रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक भी तरीका माध्यम है। हाँ। पत्रों का पटल पर रखा जाना, एक शब्द ये भी आता है, तो वो कौन से पत्र होते हैं? पत्र देखिए वही होते हैं, मैंने आपसे कहा जितने भी गजट नोटिफिकेशन होते हैं, जितने भी गजट नोटिफिकेशन होते हैं, या जो प्रतिवेदन होते हैं सरकार के अलग अलग प्रतिवेदन होते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन होते हैं, कभी कोई वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, जो नोटिफिकेशन, मतलब क्या है कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है ना।
तो जनता को हर चीज मालूम होना चाहिए, जो जो विभाग की एक्टिविटी है। जैसे हमने एक कानून बनाया, विधेयक आया, कानून बना, तो पत्रों और विधेयक में सर कोई अंतर? मैं बताता हूँ। कानून बना, कानून के तहत नियम बने, नियम के तहत प्रशासकीय आदेश बने, ये सब मालूम होना चाहिए ना विधानसभा को, सदस्य को मालूम होना चाहिए, आम जनता को मालूम होना चाहिए। ये सब चीजें पटल पर रखी जाती। पटल पर रखने से मतलब ये है कि हमने आम जनता की जानकारी के लिए हम यहाँ पे विधानसभा को सौंप रहे हैं ये बात। तो पत्र और विधेयक में सर कोई विशेष अंतर? हाँ, विधेयक अलग है, विधेयक कानून है, कानून के तहत नियम बने, एक कानून बना, ये संविधान है। देखिए ये संविधान है, संविधान के तहत एक ये संविधान है, ये भारत का संविधान है, इसके तहत आपका कोई ना कोई कानून बना। हमारा मूल कानून जो है वो ये है विधान, हमारा संविधान। संविधान के तहत ही नियम कानून बनेंगे, कानून के तहत ही नियम बनेंगे, और नियम के तहत ही प्रशासकीय आदेश जारी होंगे। ये प्रक्रिया है हमारी। कोई भी कानून संविधान के भावनाओं के खिलाफ नहीं हो सकता, कोई भी नियम कानून के खिलाफ नहीं हो सकता, और कोई भी प्रशासकीय आदेश नियमों के खिलाफ नहीं हो सकता। ये है प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया है। तो जब कानून बनता है उसके तहत नियम बनते हैं, और नियम के तहत प्रशासकीय आदेश जारी होते हैं, नोटिफिकेशन जारी होते हैं, वो पटल पर रखे जाते हैं कि आपने कानून बना दिया, विधानसभा ने कानून बना दिया, अब उसके साथ आपने नियम कौन से बनाए। तो हमारी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी है जो ये देखती है कि ये जो कानून बनाए गए हैं वो इस नियम जो हमने कानून बनाया था उसके अनुसार नियम बने कि नहीं बने। वो भी अगर गलत बने तो उनको कह देंगे नहीं, ठीक करो उसको। हमने जिस भावना से कानून बनाया है उसी भावना से नियम बनना चाहिए, और जिस भावना से नियम बने उसी हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए। विशेष अधिकार की बात आती है, हाँ। विधानसभा के विशेष अधिकार की, तो ये विशेष अधिकार क्या होता है और जो विशेष अधिकार का उल्लंघन करता है उस पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, विशेषाधिकार जो है एक विधायक को जो है जनप्रतिनिधियों को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही दिया गया है, और वो विशेषाधिकार एक ही है कि आपको सदन में बोलने का अधिकार है। आपके जो भी आप सदन में बोलेंगे उस पर आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये हमारा संविधान कहता है जी। ताकि निर्भीक रूप से आपका विधायक आपकी बात वहां रखे, उसके आधार पे अगर उसको कार्रवाई होगी, अगर कंटेम्प्ट के केस लगेंगे या डिफेमेशन के केस लगेंगे तो काम नहीं कर पाएगा, डर के काम करेगा। तो उससे बंदिश से छोड़ने के लिए ही उनको विधानसभा में अधिकार दिया गया। जब आप हाउस के अंदर होंगे तो हाउस के अंदर आप जो बोलेंगे वो आप बोल सकेंगे इस नियम के तहत। दूसरी बात, उस नियम के तहत अगर आप किसी पे आरोप लगाते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जिसको अध्यक्ष अलाउ करते हैं तो फिर उसके तहत आपको किसी भी अदालत में आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, ये उसको अधिकार दिया गया है। तो विशेषाधिकार उसको ये है कि आप विधानसभा में अगर कोई प्रश्न उठाते हैं, कोई ध्यानाकर्षण उठाते हैं, कोई मामला उठाते हैं, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक अगर रोकता है तो विशेषाधिकार विधानसभा का विधायक का भंग करता है। उसके अलावा विधायक को कोई अधिकार नहीं है। जैसे आप किसी अधिकारी से आपका झगड़ा हो गया तो आपने अधिकारी के जब आपके साथ विशेषाधिकार आएंगे, ये उसको कोई अधिकार नहीं है, ये आपका निजी मामला है। आपको मात्र एक अधिकार है कि आपको विधानसभा में आने के लिए कोई रोके नहीं, विधानसभा में कोई मामला उठाने से आपको कोई रोके नहीं, आपको विधानसभा में बोलने के ऊपर कोई आपके खिलाफ अदालती कार्रवाई न हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है सर कि आम आदमी को या कभी कभी ऐसे लोगों को कि जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिल जाता है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ऐसा कुछ देखने में मिला भी। हाँ, तो ये सर कैसे? नहीं, विशेषाधिकार हनन होता है, मतलब ऐसे लोग करते हैं ना, जब वो विशेषाधिकार वास्तव में जैसे एक अध्यापक ने क्या किया, एक खंडवा के अध्यापक थे, खंडवा के अध्यापक ने एक के खिलाफ, एक प्रधानाध्यापक थे, उनके खिलाफ एक प्रश्न किया गया। तो उसने एक लंबी चिट्ठी जो है विधायक को लिख दी, तुम कौन होते हो लिखने वाले, ये तुमको कोई मालूम नहीं है, तुम विधानसभा कैसे उठा सकते हो, वगैरह वगैरह करके बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी। उसने विशेषाधिकार दिया कि साहब प्रश्न पूछने के लिए हमको धमका रहा है तो आदमी, तो वो भंग माना गया, वो माना गया। मैंने क्या कहा कि विधानसभा में मामला उठाना, उसका आना, उसका मामला उठाना, ये सब उसको अधिकार है, उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई अधिकार नहीं है। कोई आपराधिक कार्रवाई करता है, किसी को मारता है विधायक या पीटता है या झगड़ा करता है, तो उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, आप उसको सजा करा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, वो उसका निजी मामला है। सिर्फ हाउस से संबंधित, मतलब हाउस में उसका आना, हाउस में उसका बोलना, उसमें कुछ व्यवधान नहीं होना चाहिए। विधानसभा का सेशन जब तक चलता है तब तक तो समझ में आता है कि विधानसभा का सचिवालय कुछ कार्य करता है, लेकिन आम पब्लिक में, आम जनता में जब कभी बातचीत करते हैं तो ऐसा भी सुनने में आता है कि जब विधानसभा का सेशन खत्म हो जाता है तो सचिवालय क्या करता है? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जी। ये अच्छे लोगों को, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो भी कहते हैं साहब आप लोग बाकी क्या करते हैं। ये बात जरूर सबको मालूम होना चाहिए। देखिए, विधानसभा जब चलती है तो विधानसभा चलती है साल में 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, बाकी टाइम विधानसभा उससे ज्यादा व्यस्त रहती है। क्यों रहती है? कि हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 194 है उसमें समितियां बनाई गई हैं। हमारे विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो 18 समितियां हैं,
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, आदिवासियों के कल्याण संबंधी समिति, महिलाओं बालकों के कल्याण समिति, ऐसी बहुत सारी समितियाँ, 18 समितियाँ हैं जो उनके हितों के लिए काम करती हैं। जो शासन की नीतियाँ, उनका लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका देखरेख करती हैं। जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि जितने भी विभागों को सरकार पैसा देती है, बजट पास होता है ना, बजट सेशन आ रहा है, बजट पास होगा, तो एक एक पैसे का हिसाब हमको चाहिए, विधानसभा को चाहिए। तो इसके लिए ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है और एक MP का ऑडिटर जनरल है जो ग्वालियर में बैठता है। वो हर विभाग का ऑडिट करता है, हर साल हर विभाग का ऑडिट होगा कि इनको जो पैसा दिया गया उसमें दुरुपयोग तो नहीं हुआ, उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। उसकी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे आती है। आई वो पटल पे आई, वो कमेटी की रिपोर्ट जो है हम सीधे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सौंप देंगे। ऐसे ही ये कमर्शियल रिपोर्ट आती है, जितने कॉर्पोरेशन है भोपाल मध्य प्रदेश में, जितने भी कॉर्पोरेशन है, चाहे बीज निगम हो, चाहे MPSRTC हो जो खत्म हो गया, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड हो, जितने भी आप कॉर्पोरेशन काम करें, उनके लिए कमर्शियल रिपोर्ट देता है। 2 रिपोर्ट देता है AG, 2 रिपोर्ट देता है। एक जो रिपोर्ट आती है वो PSC को जाती है, जो सिविल रिपोर्ट कहलाती है, जो कि विभागों की होती है। कॉर्पोरेशन की जो रिपोर्ट आती है वो कमर्शियल रिपोर्ट कहलाती है, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं लोग, वो PUC को जाती है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जाती है। तो वो रिपोर्ट आएगी, वो कमेटी देखेगी, कमेटी उसमें एविडेंसेस लेगी, और अपनी रिपोर्ट देगी कि ये जो AG ने आपत्ति उठाई है ये सही है कि नहीं है, इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा उदाहरण है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, पुरानी मामला है लेकिन ये मामला रिलेवेंट है, इसलिए आपको बताऊं कि कितनी गंभीरता है इस मामले में। तो यही काम अंतः सत्रकाल में, जब सत्र नहीं होता तो हम लोग करते हैं, ये कमेटियां करती हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसमें पार्टी लाइन पे काम नहीं होता, सभी पार्टी के लोग होते हैं और एक सूत्र से काम करते हैं। तो एक कमेटी थी, एक मामला था वित्त निगम का। वित्त निगम के उस वक्त MD थे BK दुबे, जो चीफ सेक्रेटरी थे बने बाद में। हाँ, मध्य प्रदेश के सरकार के चीफ सेक्रेटरी बने BK दुबे, जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दी थी कि इन्होंने जो ऋण बांटे वित्त निगम की तरफ से, उसमें अनियमितता हुई और इस पर अधिकारी पे कार्रवाई होना चाहिए। वो मामला चलते जब CM के टेबल पहुंचा, तब वो BK दुबे चीफ सेक्रेटरी बन गए थे। उनको उस रिपोर्ट के आधार पर ही सस्पेंड किया गया और उसके बाद वो कभी सेवा में नहीं आ पाए, कोर्ट से भी उनको रिलीफ नहीं मिली। इतना महत्वपूर्ण है ये काम। तो ये 18 समितियां पब्लिक जो है ये ऐसे ही करती हैं, स्पॉट पे जाती हैं। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, एक याचिका समिति जो आम जनता को भी जानकारी होना, बिल्कुल, याचिकाओं की प्रस्तुति जिसको कहते हैं, ये बड़ी बात है जी। याचिका समिति एक और काम करती है, वो है अभ्यावेदन। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है जी, उसको पेंशन नहीं मिल रही है, उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, उसकी अगर डेथ हो गई है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है, किसान को अपनी फसल बीमा नहीं मिल रहा है, फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है, जमीन एक्वायर कर लिए उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, डूब में आ गई उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो वो अभ्यावेदन दे सकता है डायरेक्ट। ये अभ्यावेदन कैसे, प्रोसेस क्या होती है? एप्लीकेशन है, एक सिंपल एप्लीकेशन है, प्रमुख सचिव के नाम से आएगी, अध्यक्ष के नाम से भी आ सकती है, उसमें ऐसा कोई टेक्निकल हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन प्रमुख सचिव के नाम से एक एप्लीकेशन आएगी कि भाई मैं ऐसा मेरी जमीन एक्वायर की गई थी, मेरे को ये मुआवजा इतने दिन में मिलना चाहिए था, नोटिफिकेशन वगैरह हो गया था, लेकिन आज तक मुझे मुआवजा नहीं मिला, मुझे मुआवजा दिलाया जाए। सिंपल एक एप्लीकेशन देगा, याचिका समिति उसको देखेगी, संबंधित अधिकारी को बुलाएगी, संबंधित विभाग के अधिकारी को बुलाएगी। कोई भी जो अभ्यर्थी वो डायरेक्ट याचिका समिति को दे सकता है, आम आदमी प्रमुख सचिव को देगा, प्रमुख सचिव सीधे याचिका समिति को सौंप देगा जी। उसकी प्रोसेस है कि प्रमुख सचिव या अध्यक्ष के नाम से आप दीजिए, एप्लीकेशन आएगी आपकी, याचिका समिति चली आएगी। याचिका समिति आपको भी सुनेगी, जैसे आपको जैसे मतलब पालेकर अवार्ड है, आपको लगता है कि यार हमको पेंशन, हमारा बॉस तो हमको कुछ दे नहीं रहा है, तो आप एक एप्लीकेशन खुद दे सकते हैं कि साहब हमको ये इसमें पेंशन मिलना थी, हमारे को नौकरी से निकाल दिया कि हमको ये बेनिफिट मिलना थी नियमानुसार, लेकिन हमको नहीं दे रहे। तो कमेटी, वो आपने एप्लीकेशन दी, वो कमेटी को गई, कमेटी आपको भी सुनेगी, कमेटी संबंधित को भी सुनेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। तो कईयों के काम इसमें हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है आम जनता को जानने के लिए कि अभ्यावेदन वो दे सकते हैं, उनके छोटे छोटे काम जो भी रुके हुए हैं सरकार में, उसके लिए देख करके वो अपना काम करा सकते हैं। याचिका जो है, कहीं पुल बनाना है, कहीं पुलिया बनाना है, कहीं सड़क बनाना है, विकास के कार्य, उसके लिए याचिका आती है। याचिका में एक बंदिश है कि आम जनता दे सकती है, याचिका विधानसभा को दी जाती है, अध्यक्ष को नहीं जाती, प्रमुख सचिव को नहीं जाती, सीधे सभा को दी जाती है। तो एक फॉर्मेट है उसका बना हुआ। तो सीधे सभा को तो सदस्य ही दे सकता है सर? नहीं, उसमें है सदस्य, उसके सदस्य आम नागरिक का, तो आम नागरिक ही दस्तखत करेगा उस पर, लेकिन सदस्य उसको सर्टिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा, सत्यापित करेगा कि हाँ ये सही है और ये काम करना है, तो सदस्य के थ्रू ही आएगी। फिर सदस्य उसको, जब उसका क्रम आएगा, कार्यसूची में क्रम आएगा, उसको रखेगा कि मैं ये गांव, कटनी जिले के संसारपुर गांव में मैं सड़क बनाने के लिए मैं याचिका प्रस्तुत करता हूं। उसने याचिका प्रस्तुत कर दी, वो समिति को ट्रांसफर हो गई, उन्होंने एग्जामिन किया, संबंधित को बुलाया,
विभाग को बुलाया और अपनी रिपोर्ट दी कि भाई ये काम जरूरी है, जनता को बहुत परेशानी हो रही है, नाला बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, इसको बनाया जाए। याचिका, प्रतिवेदन, ये बहुत सारे ऐसे शब्द नहीं है सर कि जो बिल्कुल आम बोलचाल से। रिपोर्ट जो जैसे मैंने बताया कमेटी हमारी काम कर रही है और अपना रिपोर्ट देंगी, तो वो प्रतिवेदन हो गया। प्रतिवेदन हो गया, उसको हिंदी शब्द प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है। कभी ऐसा भी दौर आया कि सर, कभी आप तो चूंकि बहुत से विभागों में भी रहे हैं, कि देखी विधानसभा की कार्रवाई जब आप प्रमुख सचिव थे, कि किसी सदस्य ने या किसी विधायक ने ये कहा हो कि इन शब्दों से थोड़ा सा हल्के शब्द प्रयोग किए जाएं? देखिए, अब जो शब्द हिंदी में जो हैं, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, पटल, तो ये सब जो शब्द है, अब इससे सरल शब्द कोई मिलते नहीं है। ये बात अलग है कि लोगों के लिए नए हैं क्योंकि उनके बोलचाल में नहीं है वो। लेकिन वो शब्द क्लिष्ट नहीं है, हमारे शब्द बहुत सरल हैं। प्रतिवेदन शब्द ऐसा कोई बहुत टेक्निकल नहीं है। अगर आप प्रतिवेदन को गूगल पर डालेंगे तो तुरंत से रिपोर्ट आ जाएगी। यानी आजकल तो खैर सोशल मीडिया है तो उससे लोग सर्च कर लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे हैं शब्द। और हमारी जो ये नियमावली बनी आप पढ़ेंगे आम जनता के लिए सर, और क्या, जैसे आपने बताया अभ्यावेदन, वो आम जनता के लिए मैं बताऊं आपको, आम जनता देखिए क्या है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जैसे कोई योजना के लिए उसको पैसा मिला, किसी विभाग को नहीं काम किया, गलत काम किया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, एजी ने भ्रष्टाचार नहीं पकड़ पाया, आम जनता भी डायरेक्ट पीएससी के चेयरमैन को सभापति लोक लेखा समिति के नाम से दरखास्त दे सकते हैं। साहब ये प्रमाण है, आप इसकी भी जांच करें। अच्छा, इन समितियों में सभी दलों के लोग होते हैं? सभी दलों के लोग होते हैं, और अधिकारी भी होते हैं? अधिकारी रहते हैं, और इसमें एजी भी मेंबर रहता है, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और पब्लिक अंडरटेकिंग, क्योंकि एजी रिपोर्ट देता है, एजी की रिपोर्ट हर साल आती है। तभी ऐसी अलग अलग समितियां बनाई जाती है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण की हो या अनुसूचित जाति कल्याण की। क्या होता है कि हम लोगों को जैसे जब भी जरूरत पड़ती है तो विशेषज्ञों को बुला करके भी उनकी एविडेंसेस लेते हैं, उनको उनसे राय लेते हैं इस विषय में आप बताइए, क्योंकि कई बार जैसे टेक्निकल मामले होते हैं जो विधानसभा के सदस्यों को समझ नहीं आते। तो जैसे एमपीबी की कोई रिपोर्ट है जिसको हमको समझ में आता है कि बॉयलर फट गया, तो कैसे फट गया भाई, तो किसी एक्सपर्ट को, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को बुला करके हम उससे चर्चा करेंगे, उससे समझेंगे मामले को, साथ लेके जाएंगे, स्पॉट पे जाके देखेंगे और पता चला। तो फिर जो भी विधानसभा अध्यक्ष है सर, इनके कोई विशेष पावर होते क्या कि विधानसभा के बतौर अध्यक्ष की बात, सदस्य की बात नहीं? देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष जो है विधानसभा का प्रवक्ता होता है जी। जो वो कहता है वो प्रमाणित होता है। जैसे कोई कानून पास हुआ तो अध्यक्ष ने उस पर दस्तखत कर दिए तो मतलब वो वही सत्य है। अगर उसने दस्तखत नहीं किए तो वो सत्य तब तक नहीं है जब तक उसके दस्तखत नहीं हो जाते। तो विधानसभा के अध्यक्ष ने जो भी घोषणा हाउस में कर दी चर्चा के निचोड़ के बाद में, वो एक कानून बन गया, बिल्कुल वो एक निर्देश हो गया, सभा का एक मत राय बन गई। वो कभी कभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने की भी बातें ऐसी चर्चा में हमने देखने को मिला पिछले सालों में। तो ये घटनाक्रम कब तक जो है संयम बरतने लायक होता है और फिर सदस्यता कुछ असाधारण परिस्थितियां होती है। देखिए, विधानसभा सदस्यता के जो निष्कासन के जो प्रकरण हुए हैं जी, उसमें सुरेश सेठ का मामला हुआ। सुरेश सेठ जो है एक लंच के टाइम आए और हाथी से आए, गेट को घुस गए, फिर उनके दौड़ते हुए आए और आसंदी पे घुस गए। तो ये आसंदी का अपमान, ऐसे ही जब कल्पना परुलेकर और राकेश चतुर्वेदी ने किया तो आसंदी पे चढ़ गए वो लोग, भीड़ लगाते हुए आए और आसंदी पे चढ़ गए, तो आसंदी का अपमान हुआ, हाउस का अपमान हुआ। तो ये गंभीर मामले माने जाते हैं। जैसे मेघावाले जी थे, मेघावाले जी को ने उठा के गुस्से में आके चप्पल फेंक दी थी, है ना, हाउस आसंदी पे कि आप गलत निर्णय लेने। नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी उपाध्यक्ष थे और वो आसंदी पे थे, तो उनके किसी व्यवस्था पे या किसी बात पे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने चप्पल उठा के फेंक दी। तो पंडित राव कृदत्त भी थे और यशवंतराव मेघावाले थे। तो ये आसंदी का अपमान, हाउस का अपमान, जब ये हाउस को ये समझ में आ जाए कि यार वास्तव में ये बहुत अपमान हुआ है और इससे गलत संदेश जा रहा है जनता में, तो उस पर कार्रवाई होती है। उस पर कार्रवाई होती है। तो फिर जी, ऐसी कार्रवाई के बाद फिर वापस लेने का अधिकार भी अध्यक्ष को होता है या फिर? और सामान्यतः नहीं लेते हैं। बहुत असाधारण परिस्थिति में जैसे ये हुआ, जैसे राकेश चौधरी का और कल्पना परुलेकर जी का हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर दिया, तो फिर उन्होंने उसको वापस ले लिया। ये असाधारण हुआ जी। ये मतलब मध्य प्रदेश बनने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये ऐसा हुआ, लेकिन सामान्यतः नहीं होता जी। अब इतने सवाल हमने आपसे पूछ लिए सर, कुछ हम और ना पूछ पाए हों जो वास्तव में पब्लिक के लिए जानना जरूरी हो कि विधानसभा में और क्या कुछ होता है? नहीं, विधानसभा बहुत काम करती है। विधानसभा में हर चीज़, मैंने जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताई है कि विधानसभा की वेबसाइट पे आम आदमी को भी जाना चाहिए जी। mpvidansabha.nic.in, इसमें उसको सब मिलता है। जैसे उसके गांव का कोई मसला आया, उसके शहर का कोई मसला आया, उस पर क्या हुआ एक तो आप देखो। फिर उस पर क्या होता है, जब भी कोई आश्वासन देता है
जैसे मंत्री ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इसको मुआवजा देंगे, हम इस पर करेंगे, तो वो बन गया आश्वासन। फिर हमारे यहाँ एक आश्वासन समिति भी होती है, वो आश्वासन भी हम वेबसाइट पर डालते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे मामले में कोई आश्वासन मंत्री ने दिया है क्या, तो आप विधायक को परस्यू कर सकते हैं, भाई देखो उस आश्वासन में कार्रवाई कराओ। ठीक बात है। तो वो आश्वासन सब हमको आपको वेबसाइट पे, जैसे लोकसभा की कार्रवाई देखने को मिल जाती, राज्यसभा की मिल जाती, तो क्या ऐसा कोई अभी प्लानिंग ऐसी मध्य प्रदेश सरकार ऐसी की प्लानिंग आई थी, बीच बीच में आई थी, लेकिन इसको उपयोगी नहीं माना गया कि भाई क्या होता है, आजकल चैनल जो है वो 24 घंटे के चैनल हो गए। अब 24 घंटे हम दिखाएं क्या, कार्रवाई तो दिखाएं तो कितना दिखाएं, तो बाकी चीज़ें क्या हो कैसा हो। दूसरा क्या है कि फिर ये भी प्रयास किया गया कि दूरदर्शन के थ्रू फुटेज उपलब्ध कराए जाएं, तो कई बार फिर वो जो अनुभव राज्यसभा और लोकसभा के आए तो उससे लगा कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा विचार आता रहा है और विचाराधीन हमेशा रहा ही रहा है, ये मांगे आती रहती हैं। लेकिन ये बात कभी होगी, मेरे को लगता है ऐसा कभी हो पाएगा कि भाई दूरदर्शन पूरी कार्रवाई का वीडियो बनाए और उसमें से जो अध्यक्ष अनुमति दे उसके फुटेज निकाले जाएं और पब्लिक अभी भी आ जाते हैं, कोई मांग लेता है, मीडिया को दिया जैसे कोई अगर सदस्य मांग लेता है। माननीय अध्यक्ष ने इस बार जो माननीय अध्यक्ष गौतम जी जो हैं बड़े गंभीर और बड़े अनुभवी अध्यक्ष हैं हमारे, बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत बेसिकली स्वभाव से कामरेड हैं, तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक नया काम किया है कि जो कार्रवाई होती है, जिसका वीडियो बनता है हमारे यहाँ, जो पूरा तो जो सदस्य चाहे वो उसके फुटेज ले सकता है। ये पहली बार हुआ है, ये पहले नहीं हुआ, बिल्कुल ये पहली बार। क्रांतिकारी निर्णय जो है माननीय गौतम जी ने लिया, जो अच्छा है। भाई मिलने दीजिए ना उनको, भाई पब्लिक से क्या छुपा हुआ है, ठीक बात पब्लिक से आप कुछ मत छुपाओ, ठीक बात। जानने दीजिए कि हमारे विधायक ने क्या कहा है, हमारे मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, किसी भी ने क्या कहा है, तो ये अच्छा निर्णय है उनका, बहुत अच्छा निर्णय है। और भी वो काफी बदलाव की प्रयास में है और उनका अनुभव भी बहुत अच्छा है और उनका सोच भी बहुत अच्छा है। महिलाओं को कुछ विशेष प्रोटोकॉल होते हैं क्या महिला सदस्यों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सभी सदस्य बराबर है, सदस्य हैं, कोई विशेष उनको दर्जा नहीं है। पब्लिक के लिए सर क्या एक बतौर जो है पीएस आप रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे विधानसभा की कार्रवाई से जुड़े हैं आप? पब्लिक को जागरूक होना चाहिए, पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। पब्लिक के दरवाजे, ये विधानसभा है ही पब्लिक के लिए, लेकिन ये बात सही है कि इसका इतना असर लोगों पर नहीं गया है और लोगों को पहुंचा नहीं है। तो ये जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव है। मेरा कहना ये है कि जो भी विभाग में, जिस भी कारपोरेशन में कोई अनियमितता होती है, गंभीर अनियमितता होती है, भ्रष्टाचार होता है, जो आपकी जानकारी में आता है उसको प्रमाण सहित अगर आप अध्यक्ष को सौंपेंगे तो अध्यक्ष निश्चित रूप से उस कार्रवाई करके संबंधित समिति को देंगे और जांच का मुद्दा बनेगा। अभ्यावेदन जो भी जिनके भी काम नहीं हो रहे, किसी का अग्निकांड हो गया उसको पैसा नहीं मिल रहा है, किसी का जमीन चली गई उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही, आप आवेदन दीजिए, आप पे कार्रवाई होगी। तो जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, अनियमितता के मामले हैं, वो आए, वो पब्लिक इशू से उठ सकते हैं, पब्लिक आ सकती है आगे, बिल्कुल आ सकती है। और जो भी आपके गांव में ऐसा या शहर में आपको होता है तो पब्लिक से आप विधायक से कह के आप प्रश्न उठवाइए, ध्यानाकर्षण उठवाइए। पब्लिक जितनी जागरूक होगी विधानसभा उतना ही अच्छा काम करेगी, उतना ही विधायक काम करेगा। ठीक बात। जैसे तुम वैसा हमारे जनप्रतिनिधि। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो ये थे हमारे साथ भगवान देव विश्राणी जी, प्रमुख सचिव रहे हैं विधानसभा के, और उसके अलावा जो उन्होंने जो सारी बातें बताई कि पब्लिक की कनेक्टिविटी कैसे विधानसभा के लिए हो, या विधानसभा वास्तव में पब्लिक के लिए ही चलती है, बाकी विधानसभा के सदन के अंदर क्या ऐसी कार्रवाई होती हैं, और भी जो सवाल हमने उनसे पूछे उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। तो आज हमने आपको बताया कि विधानसभा का पूरा ओवरऑल कार्रवाई आखिर क्या होती है। अगले एपिसोड में हम फिर एक नए मुद्दे के साथ आएंगे आपके साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।